ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एमपीपीएससी एग्जाम की तो यूजुअली उनका फोकस रहता है केवल प्रीलिम्स 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 की पहले प्री की तैयारी कर लेते हैं। जीवन में जब कभी जाके प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे। ये एक सबसे बड़ा मिथ है स्टूडेंट्स के बीच में कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लो फिर मेंस की तैयारी तब करेंगे जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये तैयारी की जो अप्रोच होनी चाहिए सिविल सर्विसेज एग्जाम में, खासकर हम एमपीपीएससी की बात करें या किसी अदर स्टेट की बात करें या इनफैक्ट यूपीएससी की भी आप बात करो, अप्रोच हमेशा आपकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। और इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को साथ में लेके चलें। इस तरीके से साथ में लेके चलें कि आपके पास, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी को आप प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। जब मैं कहता हूं प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो उसका मतलब यह होता है कि आप जब भी मान लीजिए ज्योग्राफी में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेट्स से आप रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं या फिर आप मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ रहे हैं या भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं, तो भारत की जलवायु को फिर आप इन डेप्थ कंप्लीट ठीक से पढ़िए, ताकि अगर एग्जाम में दोबारा कभी सवाल आता है इन डेप्थ अल्नीनो से जुड़ा हुआ, लानीना से जुड़ा हुआ, या किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, 7 नंबर में या 10 नंबर में, तो आप उसको ठीक प्रकार से सॉल्व कर सके। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो उस दौरान आप सिंपल नॉर्मल एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपके प्री और मेंस, प्री की भी तैयारी होती जाएगी। तो जो कंप्लीट सिलेबस जो डिफाइन किया गया है, हालांकि मेंस का सिलेबस अलग है, प्री का सिलेबस अलग है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस जैसे सब्जेक्ट तो कॉमन ही है। जब आप तैयारी कर रहे हैं और आपका जब प्री और मेंस, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि प्री और मेंस, प्री और मेंस का जो अप्रोच है वो हमेशा इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम करना है ना। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो आप डेप्थ में पढ़िए, ठीक है, उससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी के दौरान आप विशेष रूप से 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को ठीक तरीके से करिए। 2, 7 और 10 मार्कर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो पूरा सेगमेंट है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे इस एग्जाम में अप्रोच करना है। अब आज के इस सेशन का जो पर्पस है वो ये कि मेंस के सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में मैं बताऊं, ठीक है। और आप देखेंगे तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। आपको पता है कि हमारे पास टोटल GS 1, 2 और 3, GS 4 में एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप वाला सेगमेंट है, और हर पेपर के 2 पार्ट है। उसके बाद हिंदी है और हिंदी के बाद फिर निबंध है, पत्र लेखन और ये सारी चीज़ें है ना। तो अभी आप देखोगे तो GS 1 के अंतर्गत जो सब्जेक्ट शामिल किए गए उसमें 2 पार्ट हैं। तो GS 1 का जो पहला पार्ट है, यानी पेपर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, पेपर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हिस्ट्री। पेपर 1 का जो पहला पार्ट है वो क्या है, वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में 5 यूनिट दी हुई हैं। जैसे आप देखोगे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल सोशल कल्चरल ऑफ इंडिया, हरप्पन सिविलाइजेशन 10th सेंचुरी AD, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, सल्तनत, मुगल सल्तनत यानी मेडाइवल हिस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है, प्री हिस्टोरिक काल की बात हो रही है, कल्चुरी और ये जो अलग अलग जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में। यूनिट 3 में आप देखोगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडियन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल on Indian economy and society, reaction of Indian against British colonial rule, emergence of India as a republic nation, reorganization of states, है ना। फिर यहाँ पर आप देखते हो कि फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मेजर इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। और उसके बाद फिर आप देखते हो यूनिट 5 में मेजर प्रिंसली स्टेट, जो रियासतें हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, मेजर जो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गोंडवाना है, बुंदेली है, बघेली है, होलकर है, सिंधिया है ना, एंड भोपाल स्टेट टिल इंडिपेंडेंस, आज़ादी के तक जितनी भी जो रियासतें हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 गोंडवाना रियासत, बुंदेली रियासत, बघेली रियासत, होलकर रियासत, सिंधिया रियासत और फिर उसके बाद भोपाल स्टेट, यानी टोटल 6 रियासत हैं मेंस के सिलेबस में, और 6 की 6 रियासतें आपको पढ़ना है।
पहले सिलेबस में रियासतों वाला पॉइंट ऐड नहीं किया गया था, बट रिसेंटली जब सिलेबस चेंज हुआ 2022 के बाद, तो रियासतों वाला पॉइंट भी इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आप आ जाओ सर ज्योग्राफी, जो सेगमेंट में बार बार आप लोगों को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर, सब जगह। ठीक, तो पहले में तो दिया हुआ है फिजिकल फीचर्स ऑफ क्लाइमेट्स ऑफ, यूनिट 1 में दिया हुआ है फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स में क्या लिखा है? ज्योग्राफिकल नॉलेज इन एंशिएंट इंडिया, ज्योग्राफिकल नॉलेज इन एंशिएंट इंडिया। ठीक, दूसरा लिखा है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयन माउंटेन्स, ध्यान रखिएगा, द हिमालयन माउंटेन्स, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सारे सेगमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बोलिए, मतलब ये पूरा इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो वाला सेगमेंट है। मेजर हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड लेक्स, सॉइल्स ऑफ इंडिया, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा, सॉइल्स ऑफ इंडिया, टाइप्स एंड उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लाइमेट है, सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, ओरिजिन ऑफ मॉनसून, अपर एयर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम, क्लाइमेटोलॉजी के कंसेप्ट है यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे क्लाइमेटिक फिनोमेना में एल नीनो है, ला नीना है, साउदर्न ऑसोलेशन है, देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इंडियन ओशन डाइपोल, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सारे टॉपिक जो है ये भारत की जलवायु से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लियर? यूनिट 1 ज्योग्राफी। अब देखो एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है ना दोस्तों, बड़ा वास्ट सिलेबस है। ऐसा अदर स्टेट्स के कंपैरिजन से मैं यूपी में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ के सिलेबस की तुलना में एमपी का जो मेंस का सिलेबस है वो वाकई में लेंदी है। लेंदी इस सेंस में है कि सब्जेक्ट्स डाइवर्सिफाइड है यहाँ पर, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस तो पढ़ना ही पढ़ना, उसके अलावा सोशोलॉजी भी है, पब्लिक एड भी है, एंटरप्रेन्योरशिप जैसा सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया गया है। फिर उसमें आप साइंस में देखते हो तो योग है, यूनानी है, आयुष है, ये सब भी बहुत सारी चीज़ें हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, ज्योग्राफी में भी जो जियो साइंसेस के बारे में कंसेप्ट जो दिए वो भी है। यूनिट 2 एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, इंडियन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब यूनिट 2 में पूरा एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी है ना, और ये मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, आप देखेंगे जाके आपको सारा डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। यूनिट 3 में इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, प्राकृतिक संसाधन और उद्योग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, देयर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल्स, यानी यूनिट 2 में तो एग्रीकल्चर हो गया, यूनिट 2 में आ गया आपका फॉरेस्ट के साथ साथ मिनरल और एनर्जी, फॉरेस्ट, मिनरल, एनर्जी, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एनर्जी और इंडस्ट्री, ये सारे टॉपिक इसमें आ गए। ठीक है, क्लियर? फिर इसके बाद आप इधर देखते हैं तो यूनिट 5 इज इंटायर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप में इंटायर ज्योग्राफी, लेकिन एमपी के सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बिना इंडियन ज्योग्राफी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सिलेबस में नहीं है तो उसको हम कैसे अध्ययन करेंगे फिर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, दूसरा अगर आप देखोगे पॉपुलेशन वाला टॉपिक है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन है, एडवांस टेक्निक्स है। यूनिट 5 में ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, तो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी मध्य प्रदेश का जो आप डिवीजन देखते हो इस प्रकार से, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिजिकल डिवीजन यानी मध्य प्रदेश का जो भौतिक भूगोल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, मालवा प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं, मध्य भारत प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं, बुंदेलखंड के पठार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड पठार के बारे में पढ़ते हैं, विंध्याचल रेंजेस के बारे में, बघेलखंड के पठार के बारे में, नर्मदा सोन वैली के बारे में और सतपुड़ा रेंजेस के बारे में, नर्मदा सोन वैली और सतपुड़ा रेंजेस के बारे में। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हो, मध्य प्रदेश के भूगोल में जो आप पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं है ना। फिर उसके बाद दोस्तों हैं यहाँ पर मेजर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, तो मेजर रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश को वैसे भी नदियों का मायका कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में वो उन सभी तमाम नदियों के बारे में हमको पढ़ना है जो हम आपके सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल इरोजन, सॉइल
कंजर्वेशन। अब सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो तो इंडियन ज्योग्राफी में भी है। आपको तो केवल क्या देखना है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मिट्टियों के कौन कौन से प्रकार है और मिट्टियां कहां कहां फैली हुई हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। उसके बाद अगला टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन जलवायु वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति एमपी में कहां कहां पाई जाती है, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फिर उसके बाद आता है मेजर क्रॉप्स, इरिगेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मेजर मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मेजर इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, अर्बनाइजेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में, लेकिन है ना। अब जब भी आप ये सॉल्व करें तो आप जरूर सिलेबस देखें, तो पीवाई की जरूर देख लें। तो बात हुई दोस्तों पेपर नंबर 1 की। पेपर 1 के बाद आते हैं हम पेपर 2 पे। तो पेपर 2 एंटायर पॉलिटी वाला सेगमेंट है आपका। जो लोग सिलेबस से परिचित नहीं है, पेपर 2 आपका एंटायर पॉलिटी है। इसमें यूनिट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, लोक आधार, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल रिव्यू, सब। यूनिट 2 में आपके कमीशंस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीएजी है ना, यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, नीति आयोग है, रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, ये सब है इसमें, ठीक है। बोलो, मतलब यूनिट 2 में जो कमीशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैचुरी बॉडीज, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैचुरी बॉडीज। साइलेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, रोल ऑफ मेडिसिन, रोल ऑफ मीडिया, है ना, ये सारा, ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स बोलते हैं इसको। तो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, फिर यहां पर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यहां पर है पॉलिटिकल डायनामिक्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी ऐड कर दिए गए। ये देख रहे हो यहां पर, ये थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। यूनिट नंबर 4 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, फाउंडेशन ऑफ एमपी, पार्टीशन ऑफ एमपी, गवर्नर अपॉइंटमेंट, पावर, स्टेटस, चीफ मिनिस्टर, यानी ये पूरी की पूरी आपकी यहां पर एमपी की, हर सेगमेंट में आपको एमपी का पोर्शन देखने को मिलेगा, हर सेगमेंट में, है ना। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमपी, सेक्रेटेरिएट, और ये सारा पोर्शन आपका एमपी का है। अच्छा, पेपर 2 के पार्ट ए में तो पॉलिटी होगी, पेपर 2 के पार्ट बी में तो है सोशियोलॉजी। ये वही सोशियोलॉजी है जो मैंने आपके इसी यूट्यूब चैनल पर पूरी सोशियोलॉजी पढ़ाई हुई है ना। तो पहली यूनिट में है द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, ज्वाइंट फैमिली, फैमिली, किनशिप, लिनिएज, क्लीन, गोत्रा। दूसरे में है कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज, एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी, कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चरल साइलेंट फीचर्स ऑफ कल्चर्स, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, वर्ण, संस्कार, ये सब है। रिचुअल्स में वेरियस रेफरेंसेस है, कास्ट सिस्टम है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें दी हुई है। कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हो रही बात? ये यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 में डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इंडियन सोसाइटी, यूनिट 3 में रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। यूनिट 4 में इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल, ये जो सोशियोलॉजी है ना, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है ये। और फिर उसके बाद यूनिट 5 ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, नेक्स्ट पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3 में है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी पहली यूनिट में इकोनॉमी पूरा, फिर एमपी का इकोनॉमी, टैक्सेशन और लैंडस्केप पॉलिसी, लैंडस्केप्स के बारे में, फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, विकसित भारत 2047, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, डिफरेंस कंसेप्ट, नेशनल इनकम, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, चैलेंजेस, उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव, पीएम किसान, और ये सारी योजनाएं यहाँ पर दी हुई हैं जो कि एमपी के पोर्शन में आपको ठीक प्रकार से पढ़ना है। मतलब एंटायर एमपी का जो इकोनॉमी है वो भी पढ़ना है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो सिलेबस है, एटलीस्ट सिलेबस का एक एक लाइन आपके दिमाग में
सेट होना चाहिए कि सर यू इकोनॉमी में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, सोशोलॉजी में क्या है ना। फिर आप देखेंगे टैक्सेशन एंड पॉलिसी लैंडस्केप्स के बारे में, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस ऑन फॉर्मल इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल इम्बैलेंस, India's foreign trade, value, composition and directions, export import, import substitution, foreign capital, ये सब चीज़ों के बारे में। और फिर उसके बाद लास्ट में आपको WTO, ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF और इन सब के बारे में भी पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो सिलेबस छोटा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको सारे टॉपिक को पढ़ के अपने सोर्सेज से उसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। ओवरव्यू ऑफ मध्य प्रदेश इकोनॉमी, ये पूरा दोस्तों एमपी का इकोनॉमी है। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ओवरव्यू ऑफ एमपी इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब यहां तक तो ये इकोनॉमी है, एमपी इकोनॉमी की 2 यूनिट है। ये जो 2 यूनिट है, ये जो 2 यूनिट है, दिस इज एमपी का इकोनॉमी है, ये मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है ना। फिर यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स है, डेटा एनालिसिस है, प्रोबेबिलिटी है, ये मैथ्स वाला सेगमेंट है, डीआई है। अब इसमें टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फरेंशियल है, सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स है, टेबल, चार्ट, ग्राफ्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स है, मीन, मीडियन, मोड, ये सब भी आपको पढ़ना है। ये अच्छा है, मतलब यहाँ से आप, अगर ये मैथ्स अच्छा है आपका, तो यहाँ से आप अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं एग्जाम में। और उसके बाद फिर पार्ट बी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अच्छा, पेपर थर्ड जब आप देखोगे तो इसी पेपर थर्ड का जो पार्ट बी है, पार्ट ए में तो पूरा एंटायर इकोनॉमी है ना, पार्ट ए में तो पूरा एंटायर इकोनॉमी है, लेकिन अगर आप पार्ट बी की बात करोगे दोस्तों, तो पार्ट बी में आपको जनरल साइंस है, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइंस, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, प्लांट, फिजिक्स केमिस्ट्री हटा दिया उन्होंने, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ये सब है ना, पूरा ये बायो और उससे जुड़े हुए टॉपिक्स। फिर इधर यूनिट 2 में है CS यानी कंप्यूटर साइंस। यूनिट 4 में आप देखोगे तो इधर मैथमेटिकल साइंस, यूनिट 4 में आप देखेंगे तो इधर है मैथमेटिकल साइंस। कितने लोगों को क्लैरिटी हो रही है बताइए? ये मैथमेटिकल साइंस है यहाँ पर, ठीक है। नंबर सिस्टम है, मेथड्स है, यूनिट मेजरमेंट, इक्वेशंस, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी है ना, सरफेस एरिया, ये सब यहाँ आपको पढ़ना है। बोलो, हो रही है क्लैरिटी थोड़ी बहुत भी? ठीक है। तो पेपर बी के यूनिट में ये पूरा बायो वाला हो गया, यहाँ कंप्यूटर साइंस हो गई, फिर मैथमेटिकल साइंस आ गया। अब तुम देख रहे हो पेपर 3 का सिलेबस कितना लेंथी है, वास्ट है। यूनिट 3 में ये सब आयुष, योगा, यूनानी, आयुर्वेदा, है ना, षोडश संस्कार, जनरल नॉलेज, नामकरण, निष्क्रमण, ये भी यहाँ फिर दिया हुआ है, जबकि आप ऑलरेडी ये सोशियोलॉजी में पढ़ते हो। फिर यूनिट 4 में आप देखोगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है, हेल्थ वाला है ये, ऑलरेडी मैं वहाँ पर भी पढ़ाता हूँ सोशियोलॉजी के यूनिट नंबर 5 में। फिर यूनिट 5 में आप देखोगे कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन ट्रेडिशन एंड कल्चरल, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर वाटर टाइम, है ना, डिस्टॉर्शन ऑफ एयर वाटर, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एनवायरमेंटल एथिक्स, ये सारी चीज़ें आपको इस सेगमेंट में यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं, वेरियस एफर्ट्स इन फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देखिएगा। फिर ये खत्म होता है तो आता है सर फोर्थ पेपर, पेपर नंबर 4। इस पेपर नंबर 4 ये काफ़ी जो है ना, ये इससे काफ़ी मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो भाई। फिलोसॉफिकल थिंकर्स हैं इसमें यहाँ पर, ठीक है, नेशन बिल्डिंग एंड मॉरल कंसेप्ट्स, ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी, उसके बाद मॉरल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केस स्टडीज। फिर इधर आ जाओगे आप तो फोर्थ पेपर का जो पार्ट बी है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और फिर उसमें भी केस स्टडीज हैं। तो ये है दोस्तों पूरा मेंस का एंटायर सिलेबस। और ये हिंदी का है, रस, छंद्र, अलंकार है, दोहा है, सोलठा है, चौपाई है ना, ये प्रारंभिक व्याकरण है, पल्लवन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां ये पूछा गया है,
और अपठित गद्यांश भी आपके सिलेबस में, तो 200 नंबर का तो ये भी हो गया। और उसके बाद फिर लास्ट में आता है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, रेखांकित तथा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन, ये सब इसमें है। तो आप अगर देखोगे तो एमपीपीएससी का जो सिलेबस है ना भाई, वो बड़ा लेंदी और वास्ट सिलेबस है। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग इस पेपर में के सिलेबस को जितना भी पूरा एंटायर सिलेबस है, इस सिलेबस को ठीक प्रकार से पूरा अच्छे से पढ़ ले, रिसोर्सेस कलेक्ट कर लें, सोर्सेस कलेक्ट कर लें, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, नोट्स बनाएं, प्रीलिम्स के लेवल पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए और मेंस के लेवल पर 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।